गर्मी में खुली बालकनी में गांव की देवरानी की ठंडी रसोई। कितनी गर्मी लग रही है, ऊपर से ये बाबा आदम के जमाने का गैस फैन। समझ नहीं आता कि अंदर की गर्म हवा बाहर निकालता है या बाहर की गर्म हवा अंदर लेता है। कोई बड़ी खिड़की भी नहीं है रसोई में जहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आ जाए। एक दिन इस गर्मी में खाना बनाते बनाते कहीं मैं ना पिघल जाऊं। शीतल गर्मी में पसीना बहाते हुए सुबह सुबह किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और अब जैसे ही दलिया बनकर तैयार होता है शीतल सभी को बाहर लाकर दलिया परोसती है, जिसे देखकर ये क्या शीतल, आज भी नाश्ते में तुमने दलिया ही बनाया है? 2 दिन से तो हम दलिया ही खा रहे हैं। मम्मी मुझे दलिया नहीं खाना, मेरे लिए पास्ता बना दो और मेरे लिए नमकीन सेवइयां। तुम्हारी माँ हूँ, नौकरानी नहीं जो दिन भर किचन में गर्मी में सड़कर तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूं। और आप लोग, गर्मी में दलिया खाना सही रहता है सेहत के लिए, खा लीजिए। बहू तू कह तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया में तुझे ही गर्मी लग रही है और हम तो इंसान हैं ही नहीं। माँ जी, आप कौन सा मेरे साथ किचन में खड़े होकर खाना बनाती हैं? इस डिब्बे जैसे किचन में तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। तुझसे कितनी बार कहा है कि जब हमने ये फ्लैट लिया था तो उस वक्त किचन पर इतना ध्यान नहीं गया था हमारा। अब जब अरुण की शादी करेंगे तो कहीं और देख लेंगे घर जिसका किचन बड़ा हो। साल भर से तो मैं यही सुन रही हूँ, पता नहीं कब करोगे आप देवर जी की शादी। अरे शादी के लिए उसका यहाँ होना भी तो जरूरी है। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर दलिया खा लेते हैं तो वहीं शीतल भी घर के काम करने लगती है। उधर मनीष का छोटा भाई जो 2 दिन पहले ही शहर के पास वाले गांव में घूमने गया होता है। अरे बाप, गांव में तो शहर से ज्यादा गर्मी है। अब समझ आया कि मेरा कोई दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं आया। 1-2 दिन और है फिर वापस शहर चला जाऊंगा। अरुण गांव में इधर से उधर धूप में घूमते हुए परेशान हो रहा होता है कि तभी उसके पास नींबू पानी लिए एक महिमा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर अरे महिमा, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? गांव में इन 2-3 जगहों के अलावा और कोई जगह नहीं है घूमने की, तो मुझे लगा ही था कि आप यहीं मिलोगे। वैसे मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर लाई थी, पी लीजिए। अरे यार, तुम तो बेस्ट हो। वैसे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जो थोड़ी ठंडक भरी हो? अरे सच में गांव में तो काफी गर्मी है। यहाँ पास में ही एक नदी है और वहाँ झरना भी बहता है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। जब 2 दिन पहले अरुण गांव आया था तब वो महिमा से मिला था, जो उसे गांव के खेतों में मिली थी और गांव की काफी सारी जगहों पर घुमाया भी। इधर शाम को जब मनीष ऑफिस से घर लौटता है तो शीतल, अब तुम नाश्ता खाना सब कुछ 1 नंबर का बनाओगी। अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनीष अपने साथ लाया हुआ बैग खोलकर उसके अंदर से एक टेबल फैन निकालता है। गैस बार बार बुझ जाने के डर से तुम नॉर्मल पंखा नहीं चलाती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टेबल फैन लाया हूँ। अब इसकी ठंडी हवा के सामने खड़ी होकर तुम आराम से खाना बना लेना। इससे अच्छा तो आप एक एसी ले आते। अच्छा तो फिर रहने दो, मैं टेबल फैन को वापस कर देता हूँ क्योंकि एसी के पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे नहीं, अब ले आए हो तो क्या ही वापस करना, दिखाओ, मैं इसे ही इस्तेमाल कर लूंगी। किचन के स्लैब पर वो टेबल फैन को चलाकर रख देती है। थोड़ी देर तो उस टेबल फैन से ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन जैसे ही किचन में गर्मी बढ़ती है वैसे ही टेबल फैन की हवा भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। ये तो खटारा फैन निकला, इससे अच्छा तो मैं कमरे में ही जाकर बैठ जाऊं। सब्जी को बनने में तो अभी आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे बाद आ जाऊंगी। शीतल टेबल फैन बंद करके कमरे में जाकर एसी चलाकर बैठ जाती है। एसी की हवा में एकदम शीतल की आंख लग जाती है। तो वहीं किचन में रखी सब्जी जलने लगती है और धीरे धीरे उसका धुआं उस छोटी सी खिड़की से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सामने ही पड़ोस में रहने वाली लता अपनी बालकनी से, अरे ये संगीता की खिड़की से बाहर धुआं कैसे निकल रहा है? कहीं इसकी रसोई में आग तो नहीं लग गई? लता जल्दी से संगीता को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। हमारी रसोई की खिड़की से धुआं निकल रहा है। संगीता फौरन किचन में जाती है और देखती है कि गैस पर रखी सब्जी पूरी तरह से जल चुकी है। ये देखकर संगीता जल्दी से गैस बंद कर देती है और शीतल के कमरे में जाती है, जहां शीतल आराम से एसी की ठंडी हवा में सो रही थी। ये देखकर संगीता साइड टेबल पर रखा पानी का जग सीधा शीतल के मुंह पर मारती है, जिससे शीतल एकदम से घबरा उठती है। अरे माँ जी, ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या मुझे उठाने का? सारे कपड़े गीले कर दिए। जो तू कांड करके आई थी ना, अगर मेरी जगह कोई और सास होती तो थप्पड़ मार कर उठाती। गैस पर सब्जी रखकर आकर सो गई। पता है, पड़ोसन कॉल करके बता रही थी कि हमारे किचन से धुआं निकल रहा है। मैं तो डर गई थी कि कहीं आग तो नहीं लग गई। माँ जी, तो मैं क्या करूं? इतनी गर्मी में कैसे रहूं किचन में? ऊपर से बिल्कुल बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। इस तपती छत की वजह से मेरा तो रहना ही दुश्वार हो गया है। हम भी तो रह रहे हैं ना, तुझे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा और आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
संगीता की बात सुनकर शीतल का मुंह बन जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में अरुण इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे एक गांव की शादी दिखती है, जहां मंडप में तकरीबन 60 साल का बूढ़ा दूल्हे की शेरवानी में बैठा होता है, जिसे देखकर अरे मैंने तो सुना था कि गांव में बाल विवाह होता है, लेकिन यहाँ तो वृद्ध का विवाह हो रहा है। ये वेडिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक कोने में खड़े होकर शादी की फोटोज लेने लगता है कि तभी उसे मंडप में शादी के जोड़े में महिमा आती दिखती है, जो काफी रो रही थी। ये देखकर अरुण, अरे ये तो महिमा है, लेकिन ये इससे शादी क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती करवाई जा रही है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अब अरुण जल्दी से महिमा के पास जाता है और उसके मंडप में बैठने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। ये देखकर वहां के लोग, ए लड़के, कौन है तू और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बेटी की इस तरह हाथ पकड़ने की? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की की शादी बुढ़े आदमी से करवा रहे हो। ये तो इसकी पिताजी की उम्र से भी ज्यादा की उम्र के लग रहे हैं। बेटा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई शौक नहीं है अपनी फूल सी नाजुक बेटी के साथ ऐसा करने का, लेकिन हम क्या करें, इनका काफी कर्ज है हम पर, कैसे चुकाएंगे हम? कर्ज चुकाने के लिए क्या आप अपनी बेटी को बेच दोगे? मुझे बताइए कितना कर्ज है? अरे पूरे 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए, समझा? अब जाओ यहाँ से और आप लोग दुल्हन को जल्दी से बिठाइए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। इससे पहले महिमा की माँ उसे मंडप में बिठाती कि तभी अरुण अपने बैग से पूरे 25,000 रुपए लेकर शैलेश को देता है। ये लो, इसमें पूरे 25,000 रुपए हैं। लो इसे और यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद ये लोग तुम्हारे किसी भी कर्ज के नीचे नहीं दबाएंगे। तुमने कर्ज से तो हमें बचा लिया, लेकिन अब हमारी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? गांव में जब इस तरह की किसी लड़की की शादी टूटती है तो उससे कोई शादी नहीं करता, बदनामी हो जाती है उसकी। मैं इन सब पुरानी चीजों को नहीं मानता, और अगर ये सब सच भी है तो मैं करूंगा महिमा से शादी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैं गांव की हूँ, तुम शहर के। हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जानने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह इस नरक में नहीं छोड़ सकता। अरुण महिमा का हाथ पकड़ता है और मंडप में बैठ जाता है, जिसके बाद पंडित जी अब शादी की रस्में शुरू करते हैं। कुछ देर में महिमा और अरुण की शादी हो जाती है और अरुण महिमा को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बस फैमिली की सोच रहा हूँ कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो तुम्हारा हाथ बीच रास्ते में छोड़ दूं। थोड़ी देर में शहर जाने वाली गाड़ी आती है और दोनों उस पर बैठकर शहर आ जाते हैं और अरुण महिमा को अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग में लेकर पहुंचता है। अरे ये तो संगीता का बेटा है ना, लेकिन इस लड़की के साथ क्या कर रहा है और ये शादी के जोड़े में क्यों है? मुझे तो लग रहा है कि संगीता का लड़का लड़की भगा कर ले आया है। सबकी बातों को इग्नोर करते हुए अरुण महिमा को अंदर ले जाता है और अपने पूरे परिवार वालों को महिमा से मिलवाकर उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर, लेकिन अरुण इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। न जान ना पहचान तो जानता भी है शादी का मतलब क्या होता है। हाँ देवर जी, हम तो आपके लिए शहर की पढ़ी लिखी सुंदर मॉडर्न लड़की देख रहे थे और आप गांव की ये गंवार लड़की उठा लाए। ये सिर्फ शहर और गांव की बात नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। जहां सभी अरुण को उसकी इस गलती पर सुना रहे होते हैं, वहीं कमलेश, जो काफी देर से महिमा को देखे जा रहे थे, अचानक बोल पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम नरेंद्र की बेटी हो ना? हाँ, लेकिन आपको मेरे बाबा का नाम कैसे पता? उन्हें तो गुजरे हुए 4-5 साल हो गए हैं। जब अरुण ने मुझे तुम्हारे गांव का नाम बताया, मैं तभी समझ गया था। उस गांव में मेरी एक पुरानी जमीन थी जिसे मैंने नरेंद्र को बेच दिया था। सालों पहले मैं और नरेंद्र काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी सोचा नहीं था कि उसकी ही बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी। ये तो हमारी जान पहचान की ही निकली। लेकिन फिर भी जी, हम ऐसे कैसे इसे अपनी बहू स्वीकार कर ले, आप ही बताइए। अरे भाग्यवान जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। अब जब बहू आ ही गई है तो उसका धूमधाम से स्वागत करो। बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं करते। बहू का गृह प्रवेश करवाओ। कमलेश के कहने पर अब संगीता आंचल के हाथों आरती की थाली और चावल से भरा कलश मंगवाती है, जिसे दाएं पैर से गिराकर महिमा अपने शहरी ससुराल में कदम रखती है। लेकिन वहीं शीतल मन ही मन, पता नहीं देवर जी को इस गांव की गंवार लड़की में क्या ही पसंद आया। इसका तो लेवल मेरी असिस्टेंट बनने का भी नहीं है, ये क्या ही मेरी देवरानी बनेगी। जहां सभी घर वाले बस थोड़ा बहुत नाराज थे, वहीं शीतल महिमा को देखकर लगातार मुंह बना रही थी। अब इसी तरह से 1 से 2 दिन शादी की छोटी मोटी रस्मों में चले जाते हैं और आज महिमा की उसके शहरी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। और जब महिमा अपनी जेठानी के साथ रसोई में आती है तो
भाभी ये रसोई तो काफी छोटी है, आप इसमें खाना कैसे बनाती हैं? 2 से ज्यादा लोग एक बार में खड़े होकर यहाँ खाना नहीं बना सकते, और ऊपर से यहाँ कितनी गर्मी भी लग रही है, वो भी बिना गैस जलाए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे गांव में तो तुम्हारी 50 गज की रसोई हो जिसमें चारों तरफ एसी लगे हो। नहीं भाभी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन शहर के घर और रसोई काफी छोटे होते हैं गांव के घर और रसोई के मुकाबले। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी खाना बना लूंगी। अब शीतल महिमा को सारी चीजें बताकर चली जाती है, जिसके बाद अब महिमा उस छोटी सी रसोई में खाना बनाने लगती है और देखते ही देखते महिमा भी पसीने से पूरी लथपथ हो जाती है। 2 चीजें बनाने में तो मैं पसीने से भीग गई। शहर में तो काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसे तो मैं रसोई में ज्यादा दिनों तक खाना नहीं बना पाऊंगी। गर्मी से परेशान होते हुए महिमा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बनाती है, और अब जब सब अपनी नई नवेली छोटी बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो अरे बहू, तुम्हारे हाथ में तो पूरे गांव के खाने का स्वाद है। मेरी माँ भी बिल्कुल इसी तरह का खाना बनाती थी। तुम तो काफी बढ़िया खाना बना लेती हो। ये सादी सी दाल भी काफी स्वादिष्ट लग रही है। और भी कुछ बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए, लेकिन रसोई में काफी गर्मी हो रही थी, तो इसलिए बस इतना ही बन पाया। वो भाभी, हमारी रसोई काफी छोटी है ना, इसलिए, और खिड़की भी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ठीक से एग्जॉस्ट फैन हवा भी नहीं फेंक पाता। अब सभी खाना खाने के बाद महिमा को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं, और अब महिमा आंचल के साथ पहली बार घर की बालकनी की तरफ आती है। इतनी सुंदर और बड़ी बालकनी में जब महिमा काफी सारा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ देखती है तो बालकनी में तो लोग पौधे लगाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, और आप लोगों ने तो इसे बेकार सामानों से भर दिया है। क्या करे भाभी, स्टोर रूम के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, और इस बालकनी का इस्तेमाल भी हम नहीं करते, तो हमने यही सारा बेकार सामान डालकर रखा है। चाची चाची, आप यहाँ आओ, चलो ना हमारे साथ छत पर चलो, हम आपको अपनी छत दिखाते हैं। महिमा अब जब उन दोनों बच्चों के साथ छत पर जाती है तो अब मैं समझी कि घर और रसोई इतनी गर्म क्यों रहती है। छत के नीचे ही हम लोग रह रहे हैं तो गर्माहट तो होगी ही। हफ्ते भर के अंदर महिमा की उसके शहरी ससुराल में गर्मी से काफी बुरी हालत हो गई थी। गांव की ताजी हवा में रहने वाली महिमा अब शहर की उमस भरी हवा में रह रही थी। ऐसी एक रात जब वो सो रही होती है तो गर्मी से अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सीधा बालकनी की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। रूम से ज्यादा तो यहाँ ठंडक है। ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ काफी ठंडी हवा चलती है। मेरा बस चले तो मैं तो यही खाट बिछा कर सो जाऊं। महिमा अभी बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहां एक औरत ने अपनी बालकनी में काफी तरह के सुंदर प्लांट्स लगा रखे होते हैं। ये देखकर महिमा को कुछ पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो बेटा, आज क्या बन रहा है खाने में? मेरे तो अभी से ही पेट में चूहे कूदने लग गए हैं। कुछ भी बोलो ममता, तुम्हारी बेटी है तो बड़ी समझदार। उसने खेतों में किस तरह से अपनी रसोई बनाई है। जहाँ हमसे खेतों में ठीक से काम नहीं होता, वहाँ तुम्हारी बेटी बीच खेत में बैठकर खाना बना लेती है। और कितनी ठंडक भी है यहाँ। काकी, पहले तो मैं पेड़ के नीचे बैठकर ही खाना बनाती थी। इससे भी कभी गर्मी, कभी हवा, तो कभी कीड़े मकोड़ों से परेशान होती रहती थी। फिर मैंने ये जुगाड़ बिठाया। दीवारें भी काफी मजबूत है और हवा बारिश में गिरने का डर भी नहीं है। और इन सब्जियों की बेलों की वजह से भी काफी ठंडक रहती है। आराम से यहीं खाना बनाओ और यहीं खा लो। खुले खेत में अपनी इस तरह की रसोई में महिमा बिना गर्मी से परेशान हुए खाना बना लेती थी और अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से खाना भी खाती थी। खाना खाने का असली मजा तो ऐसी ठंडी ठंडी छांव की हवा और खुली जगह पर ही आता है। पता नहीं शहरी लोग कैसे कमरे में बैठकर खाना खा लेते हैं। उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हुए महिमा को एक तरकीब सूझती है। इस गर्मी से बचने का जुगाड़ मिल गया मुझे। अब इतनी गर्मी में उस छोटी सी डिब्बे जैसी रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। महिमा अब जाकर वापस सो जाती है और अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो पापा जी, मैं सोच रही थी कि सीधा छत के नीचे रहने की वजह से घर में और रसोई में काफी गर्माहट होती है। खड़े होकर ज्यादा देर तक खाना भी नहीं बनाया जाता। इसीलिए बालकनी की अच्छे से सफाई कर मैं वहाँ पर कुछ सब्जियां उगाऊंगी और फिर बाद में वहीं पर रसोई का काम भी शुरू कर दूंगी। पहले तो मैं छत की सोच रही थी, लेकिन वहाँ पक्षी वगैरह आ सकते हैं, इसीलिए बालकनी ज्यादा ठीक रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारा गांव नहीं है जो जब चाहा कहीं पर भी चूल्हा बनाकर पतीला चढ़ा दिया। ये शहर है और बालकनी इन चीजों के लिए नहीं होती। तो बालकनी कबाड़ का सामान रखने के लिए भी नहीं होती भाभी। अगर हम वहाँ पौधे लगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, तो उससे वहाँ पर ठंडक रहेगी। लेकिन सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे? शीतल बिल्कुल सही कह रही है। ये सब चीजें गाँव में अच्छी लगती है, शहर में नहीं। सोसाइटी के लोगों से हमें क्या मतलब है? ये फ्लैट हमारा है, हम कुछ भी करें, और हम कुछ गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, गांव में तो मैंने देखा भी था, वहां के लोग अपने घरों के आसपास सब्जियां उगाते थे और भी कई तरह के पौधे लगाते थे, जिससे इनके घर के आसपास ठंडक भी बनी रहती थी। शीतल को छोड़कर सभी महिमा की बात से धीरे धीरे सहमत हो जाते हैं। इसके बाद अब वो सभी सबसे पहले मिलकर बालकनी से सारे कबाड़ का सामान हटाने लगते हैं।
देखो भाग्यवान, मेरा पुराना वाला चश्मा पूरा घर ढूंढ लिया था और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। चश्मे को छोड़ो और सारा सामान हटाओ। कितना सारा सामान है बालकनी में। सच में हमने तो इसे स्टोर रूम ही बना दिया था। मेरी नीली वाली बॉल, चाची देखो मेरी नीली वाली बॉल यहाँ है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आंचल और आज मेरी भाभी हमारी इस स्टोर रूम जैसी दिखने वाली बालकनी को कुछ नया लुक देने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। धीरे धीरे करके अब सभी कबाड़ का सामान बालकनी से हटाने लगते हैं। तो वहीं महिमा, पापा जी ये 3-4 प्लास्टिक के डिब्बे रहने दीजिए, इनका मैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लूंगी। कबाड़ का सामान हटाने के बाद अब जहां कमलेश कबाड़ी वाले को बुलाता है तो वहीं महिमा अच्छे से पूरी बालकनी की धुलाई करती है, जिसे देखकर सामने के फ्लैट में रह रही किंजल, और सुबह से बड़े जोरों शोरों से सफाई चल रही है, क्या बात है। कुछ खास चीज होने वाली है हमारी बालकनी में, बस देखते जाइए। महिमा अच्छे से बालकनी की सफाई करके उसे चमका देती है। तो वहीं वो अपने पति और जेठ को एक लिस्ट तैयार करके देती है जिसमें लिखा हुआ सारा सामान वो लोग ले आते हैं। तो वहीं शीतल, मेरा तो यहाँ रहना ही दुश्वार हो गया। इतनी पढ़ी लिखी लड़की की इतनी गंवार देवरानी कैसे हो सकती है। ओ माय गॉड। शीतल मनी मन महिमा को देखकर मुंह बना रही थी। वहीं महिमा अपने पति नंद और सास के साथ मिलकर उन प्लास्टिक के डिब्बों और बाजार से मंगवाए हुए गमलों में खाद और मिट्टी डाल रही होती है। भाभी अब इसके बाद क्या करना है? मैंने अच्छे से खाद और मिट्टी मिला दी है। अरे अब बीज डालो। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, फिर उसके ऊपर बस हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके इसे यहाँ रख देंगे। हवा धूप और सही समय पर पानी मिलने की वजह से धीरे धीरे इसमें से सब्जियाँ उगने लगेंगी। सारे गमलों में अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज डालकर महिमा उन पर आखिरी में पानी का छिड़काव कर देती है। और अब हर दिन उन्हें समय से पानी देना था और साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करना था ताकि पौधों में नमी बनी रहे। अरे महिमा बहू, सुबह से देख रही हूँ घर की सफाई में लगी हुई है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। माँ जी घर में काफी धूल जमी हुई थी, मैंने सारी साफ कर दी है, बस यहाँ हॉल की रह गई है। एक तू है जो बस दिन भर कुछ ना कुछ काम ही करती रहती है, और एक तेरी जेठानी गर्मी का बहाना बनाकर कमरे में ऐसे घुसती है कि सुबह की घुसी हुई शाम को भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। महिमा के आने के बाद शीतल की वैल्यू उसके ससुराल में काफी कम हो चुकी थी। महिमा घर और रसोई के काम को अच्छे से संभाल रही थी, साथ ही साथ अपने पौधों को पानी और खाद देने का काम भी कर रही थी। तुम लोगों को सोना नहीं है क्या? रात के 10 बज गए, चलो सोने चलो। माँ कल तो छुट्टी है ना, हमें चाची के पास ही रहने दो प्लीज। माँ हम चाची के पास थोड़ी देर और रहने दो ना। ये चाची नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? चलो चुपचाप से। इतना कहकर शीतल अपने साथ दोनों बच्चों को ले जाती है। शीतल का ऐसा बर्ताव महिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो शीतल से कुछ नहीं कहती। इसी तरह अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब उन गमलों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। चलो मेरी मेहनत रंग तो लाई, बस कुछ दिन और फिर इसमें से सब्जियां भी निकलेंगी। अरे वाह भाभी, पौधे निकल भी आए। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा कि कब इनमें से सब्जियां निकलेंगी। अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और धीरे धीरे महिमा की मेहनत रंग लाती है। उन गमलों में से लौकी, टमाटर, मिर्ची और धनिया जैसी सब्जियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। चलो अब वक्त आ गया है जो मैं करना चाहती थी वो करने का। महिमा अब रसोई से गैस सिलेंडर उठाकर सीधा बालकनी में ले जाती है और उसे एक कोने में सेट करके किचन से पानी का जग, थोड़े बहुत बर्तन और मसालों का डिब्बा लेकर बालकनी में ही रख लेती है। और अब रसोई से सिलबट्टा लाकर अपने खुद के उगाए हुए टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को लेकर उस पर अच्छे से पीसकर चटनी बनाती है। चलो चटनी तो तैयार हो गई, अब जल्दी से बाकी का खाना बना लेती हूँ। महिमा बालकनी में आ रही खुली ठंडी हवा में बैठकर ही अब खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर आस पड़ोस की कुछ औरतें, अरे ये शीतल की देवरानी को क्या हो गया? इस तरह बालकनी में बैठकर खाना कौन बनाता है? सच में तो पूरी गंवार है। जहां आसपास के लोग देखकर मुंह बना रहे थे, तो वहीं जब महिमा अपनी खुद की उगी हुई सब्जियों का खाना और चटनी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है तो बहुत सच कहा है किसी ने, जो स्वाद देसी चीजों में है ना, वो विदेशी चीजों में नहीं है। ये टमाटर, बैंगन, लौकी सब कुछ घर पर उगे हुए हैं, तो इनकी सब्जी और चटनी भी कितनी बढ़िया लग रही है। अरे ये सब तो मेरी बीवी के दिमाग का कमाल है। अब तो आप लोगों को प्राउड है ना मुझ पर कि मैं गांव की लड़की से शादी करके आया हूँ। जहां सभी लोग घर में खुश होते हैं तो वहीं फिर से शीतल का मुंह बना होता है। और आज जब महिमा शाम के वक्त अपनी खुली बालकनी में खाना बना रही होती है तो पूरा परिवार जाकर बालकनी में ही बैठ जाता है। महिमा बहू, पहले भी बालकनी में ठंडक रहती थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी अब रहती है, क्योंकि अब चारों तरफ पौधे हैं और जहाँ पौधे होते हैं ना वहाँ हमेशा ठंडक ही रहती है। गांव में तो मैं बिल्कुल खुले खेत में खाना बनाती थी, लेकिन फिर भी वहाँ काफी ठंडक रहती थी। महिमा इधर गर्मा गर्म रोटी सेक रही होती है तो वहीं पूरा परिवार बैठकर बालकनी में ही खाना खाता है। तभी अंदर शीतल अपनी पड़ोसन से कॉल पर बात करते हुए,
बहन क्या करूं, ये तो दिन ब दिन बस हमारी बेइज्जती करवा रही है। पता नहीं घर वालों को क्यों नहीं दिख रहा। अरे बालकनी में पौधे लगा देती उतना काफी था, लेकिन इसने तो पहले सब्जियां उगाई और अब तो ये खुली बालकनी में ही अपनी रसोई चलाती है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर की गर्मी वाली रसोई में खाना बना लेती। आस पड़ोस की औरतें अब शीतल को उसकी देवरानी की वजह से ताने देने लगी थी, जिससे उसे काफी दिक्कत होती थी। तो वहीं रात में, चाची मेरे लिए पनीर के पकौड़े बनाना, वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े, वो भी हरी चटनी के साथ। पूरा परिवार बालकनी में बैठकर फरमाइश करता, तो वही महिमा सबकी फरमाइशों के मुताबिक खाना बनाती। पता नहीं इन लोगों को शर्म आती भी है नहीं। इन्हें तो छोड़ो, मेरे बच्चे भी उसके जैसे हो गए हैं। हे भगवान, कल को कहीं मेरा हाल भी ऐसा ही ना हो जाए। शीतल मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं बालकनी में अब रात को कमलेश आराम करता है। अरे कुछ भी बोलो, बालकनी में नींद तो काफी अच्छी आती है। बिल्कुल कूलर जैसी हवा लगती है बालकनी में। हाँ पापा, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब से रात में बालकनी में ही सो जाया करूँ। ऐसे अब दिन गुजरने लगते हैं। महिमा बालकनी की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी नजर उन सब्जियों के पौधों पर पड़ती है, जिनमें से अब काफी लंबी लंबी बेलें लटक रही थी। ये देखकर महिमा, बेलें तो काफी लंबी हो गई हैं, इस तरह लटकती रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। महिमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि धूप की सीधी किरणें उसकी बालकनी पर पड़ रही हैं। ये देखकर महिमा को एक तरकीब सूझती है और वो अपने पति से कहकर बैम्बू कार्टन्स मंगवा लेती है, जिन्हें वो बालकनी की ग्रिल से अच्छे से बांधकर ऊपर की दीवार की तरफ कील ठोंककर उसमें भी उनको बांध देती है। और देखते ही देखते बालकनी के ऊपर एक छप्पर बनाकर तैयार कर देती है और उन लटकती बेलों को उस पर अच्छे से डाल देती है, जिससे जब घर वाले उसे देखते हैं तो। अब ये क्या कर दिया तुमने? पूरा देहाती बनाकर छोड़ोगी क्या हमारी बालकनी को? भाभी, ये आपको बेकार कहाँ से लग रहा है? कितना ऑसम आइडिया लगाया है भाभी ने इन बैम्बू कर्टन्स का इस्तेमाल करके, और उस पर ये बेलें भी कितनी सुंदर लग रही है। भाभी, मैं शाम को आते हुए लाइट्स ले आऊंगी, वो भी लगा देना, उससे और सुंदर लगेगी हमारी बालकनी। महिमा का ये जुगाड़ घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और आज जब मनीष शाम को ऑफिस से घर लौटता है तो अपने साथ 2 टायर भी लेकर आता है। अरे महिमा, कहाँ है? उसे बुला देना। ये उसने टायर मंगवाए थे, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। मेरे लिए तो सोने की चेन लाने की औकात नहीं, और इसके लिए ये टायर उठाकर ले आए। अब ये टायर क्या वो अपने गले में पहनकर घूमेगी? शीतल मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं अगले दिन महिमा उन टायरों पर बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से पेंट करती है और उनके अंदर खाद मिट्टी डालकर उनमें भी पौधे लगा देती है। अब देखना, इसमें से भी पौधे निकलने लगेंगे। बालकनी का ये हिस्सा काफी खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। अरे बीवी हो तो मेरी बीवी जैसी, सच में क्या दिमाग लगाती हो तुम। पहले तो उस गर्मी वाली रसोई की वजह से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था, लेकिन जब से तुमने अपनी बालकनी में ये ठंडी रसोई बनाई है, तब से हर दिन कितने बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं और आज महिमा जब अपनी बालकनी वाली रसोई में बैठकर सुबह के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी पड़ोसन नंदिनी, तुम्हारी इस बालकनी वाली रसोई से खुशबू तो बड़ी अच्छी आती है, वैसे क्या बना रही हो आज? ननद के लिए सैंडविच, बच्चों के लिए पास्ता, माँ जी और पापा जी के लिए चीला, और इन लोगों के लिए पनीर की भुर्जी और साथ में लच्छा पराठा। आस पड़ोस के अब कुछ लोग भी महिमा की तारीफ करने लगे थे। तो महिमा जब घर वालों को उनका टिफिन पैक करके देती है तो, जब से तुम आई हो तब से कितना बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, वरना पहले याद है तुझे अरुण, कभी टिफिन में मैगी तो कभी दलिया और कभी कभी तो जैम और ब्रेड था। हाँ भैया, और एक बार तो भाभी ने खाली टिफिन पकड़ा दिया था, बड़ी बेइज्जती हुई थी ऑफिस में। अपने देवर और पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शीतल, बस अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस महिमा को, लेकिन अब और नहीं। दोपहर के वक्त जब सब लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी शीतल चुपचाप बालकनी में आती है। बड़ी साफ सुथरी बालकनी कर रखी थी ना इसने, अभी बताती हूँ इसे। शीतल पूरी बालकनी में गमलों से मिट्टी निकालकर उसे पूरी तरह से फैला देती है और हल्का हल्का पानी भी डाल देती है, जिससे काफी कीचड़ हो जाता है। और शाम में जब संगीता और महिमा ये सब बालकनी में देखते हैं तो, कितनी गंदगी हो रखी है यहाँ, तू सफाई नहीं करती क्या? तभी शीतल बालकनी में आती है। सफाई का क्या फायदा जब चूहे ही इधर से उधर घूमते रहेंगे? यहाँ पर काफी चूहे हैं, चूहों ने ही बालकनी का ये हाल बनाया होगा, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। महिमा कुछ प्लास्टिक के बोरे लेकर आती है, जिन्हें वो उन गमलों के नीचे बिछा देती है और साथ ही गमलों के आसपास भी बोरों को अच्छे से लपेट देती है। मैंने बोरों को गमले से थोड़ा ऊपर की तरफ करके लपेटा है, इससे चूहे मिट्टी नीचे नहीं गिरा पाएंगे, और अगर गिरी भी तो इन नीचे बिछे बोरों पर ही गिरेगी, इससे गंदगी नहीं होगी। महिमा की समझदारी की वजह से एक बार फिर मकसद नाकाम होने पर शीतल का मुंह बन जाता है। ऐसे ही 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और आज जब सभी घर में दोपहर में सो रहे होते हैं तो शीतल बालकनी में आकर पौधों में लगी सब्जियों को तोड़ रही होती है कि तभी वहां काजल भी आ जाती है और ये देखकर,
माँ आप इन सब्जियों को क्यों तोड़ रही हो? मैं चाची को बताऊंगी। आई बड़ी चाची को बताने वाली, अगर चाची के सामने मुंह खोला ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी, समझी? चल भाग अंदर। अपनी माँ की डांट सुनकर काजल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं जब शाम को महिमा खाना बनाने के लिए बालकनी में आती है तो ये मुझे सब्जियों के डंठल खाली से क्यों लग रहे हैं? अगर किसी पक्षी ने खाए होते तो कुछ तो निशान होते। लगता है किसी ने तोड़ी है। महिमा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और ऐसी समय गुजरता रहता है। शीतल हॉल में बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन नीलम उससे मिलने के लिए आती है। अरे नीलम, बड़े दिनों बाद आई हो, कैसी हो? तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आई थी। अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी देवरानी की ही चर्चा होती होगी। क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो खुद परेशान हूँ। तो कुछ करो ना, कहीं ऐसा ना हो कि देवरानी बनकर आई वो देहाती तुम्हारे सिर पर बैठ जाए। गांव की लड़कियां बड़ी चालाक होती है। नीलम की ऐसी बातें सुनकर शीतल कह तो ये सही रही है, अब तो कुछ खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। शीतल अब अपने मन ही मन में प्लानिंग करने लगती है। तो वहीं आज आंचल बालकनी में खड़ी होकर रील्स बना रही होती है। इस वाइट ड्रेस में तो बन गई, अब जल्दी से अपनी वो नई वाली ड्रेस पहनकर आ जाती हूँ। आंचल कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है तो वहीं शीतल बालकनी में आती है। यही सही मौका है, वैसे नीचे कोई दिख तो नहीं रहा है। शीतल इधर उधर नीचे देखती है और बालकनी में रखा एक सब्जी का पौधा सीधा नीचे गिरा देती है। तो वहीं जब सोसाइटी के लोगों की उस पर नजर पड़ती है तो अरे भैया, सब्जी का पौधा तो कमलेश जी के परिवार से ही होगा, वही तो बालकनी में गमलों में सब्जियां उगाते हैं। बिल्डिंग का सेक्रेटरी और कुछ लोग अब सीधा कमलेश जी के घर आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हुए शिकायत करने लगते हैं। अगर दोबारा कभी ऐसा हादसा हुआ और कोई नीचे खड़ा हुआ तो वो तो मर ही जाएगा। आप अपनी ये बालकनी की खेती रसोई बंद करिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गमला ऊपर से कैसे नीचे गिर सकता है? ये सब हमें नहीं पता। वैसे भी ये सब शहर की सोसाइटी में नहीं चलता, बंद करिए आप लोग ये सब। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन हमें एक लास्ट मौका दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ भी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ सेक्रेटरी साहब, एक मौका दे दीजिए। अरे भैया, आप इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर और ये आपकी गलती पहली है, इसलिए मैं आपको दूसरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इससे पहले कोई भी घर वाला महिमा को कुछ बोलता कि तभी वहां फोन लिए आंचल आती है। भाभी को कुछ बोलने से पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। अपने फोन में रिकॉर्ड हुए वीडियो दिखाती है जिसमें शीतल उस गमले को नीचे फेंक रही थी। ये देखकर घरवाले और शीतल काफी दंग रह जाते हैं। वीडियो बनाते हुए गलती से मेरा कैमरा ऑन रह गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो तो जब मैंने बाद में फोन चेक किया तो मुझे ये क्लिप मिली। अगर ये ना होती तो शीतल भाभी की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। शीतल, मुझे पता था कि तुम महिमा को पसंद नहीं करती, लेकिन इस हद तक नापसंद करती हो ये नहीं पता था। तुमने सही नहीं किया शीतल। इसे सुनाने से कुछ नहीं होगा। जब गलती करी है तो भुगतान भी करना ही पड़ेगा। आज से ये महिमा बहू की जगह बालकनी में बैठकर खाना बनाएगी और घर के सारे काम काज भी करेगी। शीतल सभी से माफी मांगती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता और अब बेचारी शीतल दिन रात गर्मी में काम ही करती रहती है। भगवान, कहाँ फंस गई मैं? घर का काम तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी में बालकनी पर खाना बनाना होगा। शीतल घर का काम खत्म करके अब जैसे ही बालकनी में खाना बनाने जाती है। ठंडक तो काफी है, ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ 2-3 पंखे चल रहे हो। लाइए भाभी, आप सुबह से काफी काम कर चुकी है, मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन तुम क्यों? सजा तो मुझे मिली है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। भाभी, कैसी सजा कैसा आराम? गलती इंसानों से ही होती है और हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, तो फिर काम सिर्फ आप क्यों करें? महिमा की बात सुनकर शीतल को थोड़ा पछतावा होता है और अब धीरे धीरे हर रोज महिमा के साथ बात करना, काम करना, यहाँ तक कि बालकनी में बैठकर खाना बनाते बनाते महिमा और शीतल की धीरे धीरे काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। देखो भाभी, कितनी आसानी से गट्टे की सब्जी बन गई और एक भी गट्टा नहीं टूटा। और आज तो मैं सोच रही हूँ कि सिलबट्टे पर चटनी बनाओ, तुम मेरे हाथ की चटनी खाकर देखना। और ऐसे ही अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी खुली बालकनी की ठंडी रसोई में खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं और सारा परिवार मिलजुल कर खुशी से रहता है।